सुबह सुबह का वक्त था जब कुछ लोग अपने घर से मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं सड़क किनारे नाली में एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर काफ़ी धूल मिट्टी भी लगा हुआ था। उसको देखकर लग रहा था कि शायद वो व्यक्ति नशे की हालत में वहां पर गिर गया था। लेकिन तभी एक व्यक्ति उसके नज़दीक पहुंचता है और उसको हिलाने डुलाने की कोशिश करता है तो मालूम चलता है कि दरअसल वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर गुजर गया था। उसके शरीर पर किसी तेज धारदार हथियार को कई बार चलाया गया था। देखते ही देखते काफी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नजदीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है तो बदले की एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है नर्मदापुरम और इसी नर्मदापुरम का एक थाना पड़ता है सुहागपुर। बात कर रहा हूँ मैं 26 जनवरी 2024 की सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास। इसी सुहागपुर कृषि मंडी के बगल सड़क किनारे नाली में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ा हुआ था। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिलता है, पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब उसकी तलाशी लेती है तो उसके पास ना तो उसका मोबाइल मिलता है और ना ही कोई पहचान पत्र मिलता है, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर पुन्नी का नाम गुदा हुआ था। पुलिस जब उसके बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस व्यक्ति की शिनाख्त करवा पाना, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो जाती है पुलिस इस मामले में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती थी। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी का फोटो लेकर आस पड़ोस के थानों में भी सर्कुलेट कर देती है। तभी उसी दिन रात के लगभग 10 बजे के आसपास रेती थाने में तैनात कांस्टेबल राजेश विश्वकर्मा सुहागपुर थाने के एसएचओ को फोन करता है और कहता है कि साहब, हमको जो फोटो मिला हुआ है दरअसल मैं उसको काफ़ी अच्छे से पहचानता हूँ। उसका नाम पुनीत तिवारी है, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो आंचल खेड़ा गांव का रहने वाला है। पुनीत के पिता का नाम है लल्लन तिवारी। कुछ महीने पहले ही मैंने पुनीत को अपनी हिरासत में लिया था, इसीलिए मैं बेहतर तरीके से उसके चेहरे को पहचान सकता हूँ। पुलिस को इस मामले में सबसे पहला नाम पुनीत तिवारी का मिलता है, इसीलिए पुलिस तुरंत ही अपनी एक टीम लेकर पुनीत तिवारी के घर पर जाती है, ये पता लगाने के लिए कि पुनीत अपने घर पर है कि नहीं। लेकिन पुलिस जैसे ही पुनीत के घर पर जाती है तो वहां पर पुलिस की मुलाकात पुनीत के पिता लल्लन तिवारी से होती है। पुलिस जब लल्लन से पुनीत के बारे में पूछताछ करती है तो लल्लन कहता है कि साहब, 25 जनवरी 2024 को पुनीत सुबह सुबह घर से निकला था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया है। पुलिस तुरंत ही लल्लन को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है और उस डेड बॉडी को दिखाती है। लल्लन जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, डेड बॉडी को देखकर तुरंत ही शिनाख्त कर लेता है और रोने लगता है और कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा पुनीत तिवारी है। पुलिस लल्लन की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले लल्लन से ही पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पर लल्लन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरे बेटे के साथ इस तरह की हरकत किसने किया है। दरअसल साल 2021 में मेरे बेटे ने इसी सुहागपुर की रहने वाली अंजू को उसके घर से भगाकर शादी कर लिया था और उसके बाद से ही अंजू के घर वाले मेरे बेटे के खिलाफ हो चुके थे। मुझे यकीन है कि मेरे बेटे के साथ इस तरह की हरकत उसकी ससुराल वालों ने ही किया है। पुलिस लल्लन की ही तहरीर पर अपनी एक टीम लेकर अन्नू के घर पर जाती है। अंजू के पिता का नाम है राजा राम गोस्वामी, माँ का नाम है शारदा देवी। राजा राम के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा मुकेश, दूसरी बेटी है अंजू कुमारी। अंजू जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास और सबसे छोटा बेटा है प्रदीप,
जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास। पुलिस जैसे ही राजा राम के घर पर पहुंचती है, ये सारी बातें राजा राम से बताती है कि पुनीत की हत्या हो चुकी है। पुलिस जब राजा राम से पूछताछ करती है तो राजा राम भी तुरंत ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि साहब पुनीत ने हमारी बच्ची को घर से भगाकर शादी कर लिया है। ये बात भी सच है कि हम पुनीत से नफरत करते हैं, लेकिन पुनीत के साथ इस तरह की हरकत हमने नहीं किया है। पुलिस जब राजा राम के छोटे बेटे प्रदीप से पूछताछ करती है तो प्रदीप पुलिस वालों को ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पुलिस को प्रदीप के ऊपर शक हो जाता है और फिर इसी शक के आधार पर पुलिस प्रदीप को तुरंत अपनी हिरासत में ले लेती है और उसको लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर प्रदीप से पुनीत के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, अब प्रदीप के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है। इसीलिए प्रदीप तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन प्रदीप जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्रदीप ने अपनी प्रेमिका नूरजहां और अपने दोस्त राजू के साथ मिलकर अपने ही बहनोई की हत्या की काफ़ी बेहतरीन तरीके से षड्यंत्र बनाया था। प्रदीप के पिता राजा राम इसी सुहागपुर गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही अपनी बच्ची अंजू कुमारी की बढ़ती हुई उम्र को देखते हैं, राजा राम को चिंता सताने लगती है और फिर अपनी बच्ची की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। राजा राम अंजू की शादी करने के लिए अभी एक लड़के की तलाश कर ही रहा था कि साल 2021 में अंजू अपनी मौसी के घर एक शादी समारोह में जाती है और इसी शादी समारोह में अंजू की मुलाकात पुनीत तिवारी से होती है। पुनीत तिवारी जब पहली बार अंजू को देखता है, पहली नज़र में ही अंजू उसको पसंद आ जाती है और इसी शादी समारोह में पुनीत अंजू के आसपास मंडराने लगता है। अंजू भी जब पुनीत को देखती है तो उसको देखकर साफ साफ समझ जाती है कि पुनीत उसके आगे पीछे क्यों घूम रहा है। दरअसल कहीं ना कहीं अंजू भी पुनीत को जब देखती है तो पुनीत उसे पसंद आ जाता है और फिर इसी शादी समारोह में दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अपना नंबर भी शेयर कर लेते हैं। उसके बाद पुनीत और अंजू के बीच में फ़ोन पर बातचीत होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, थोड़ा समय जब गुजरता है, ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर अंजू और पुनीत के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रदीप अंजू से मिलने के लिए उसके ही छोटे भाई प्रदीप से दोस्ती कर लेता है, लेकिन प्रदीप को नहीं मालूम था कि उसकी बहन का पुनीत के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। पुनीत अक्सर अंजू से मिलने के लिए सुहागपुर जाता रहता है, उससे मुलाकात करता है। जब भी दोनों मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन एक दिन अंजू जब पुनीत से मुलाकात करती है तो कहती है कि दरअसल मेरे पिता मेरी शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे हैं। अंजू जैसे ही इस तरह की बातें पुनीत से कहती है, पुनीत इस बात को सुनकर एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इस पर अंजू कहती है कि हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारी जाति बिरादरी अलग है। हमारे घर परिवार वाले कभी भी हमारी शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस पर पुनीत कहता है कि अगर घर वाले तैयार नहीं होते हैं तो हम भागकर शादी कर लेते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? इस पर अंजू भी पुनीत की बात मान लेती है और फिर एक दिन रात के लगभग 12 बजे के आसपास पुनीत अंजू के घर पर पहुंचता है और रात के 12 बजे के आसपास ही अंजू को लेकर उसके घर से फरार हो जाता है और फिर होशंगाबाद में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेता है और शादी करने के बाद पुनीत अंजू को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने घर पर ही रहने लगता है। लेकिन अंजू जैसे ही अपने घर से फरार हो जाती है, इस बात की जानकारी जब अंजू के घर परिवार वालों को मालूम चलता है, उसके बाद अंजू से रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं और उससे कभी बातचीत भी नहीं करते हैं। लेकिन प्रदीप जब भी अपने यार दोस्तों के साथ बैठता है तो उसके यार दोस्त प्रदीप का काफ़ी हंसी मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारी बहन को लेकर भाग गया है। प्रदीप को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती है और प्रदीप
पुनीत से बदला लेने का तय कर लेता है। इधर प्रदीप के ही इलाके की रहने वाली नूरजहां, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। नूरजहां के पिता का नाम है आबिद हुसैन। नूरजहां की 1 साल पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन जहां पर नूरजहां की शादी होती है उसका उसके पति के साथ में कुछ खास नहीं बन पाता है। इसीलिए नूरजहां अपने पति से तलाक ले लेती है और अपने माता पिता के साथ ही रहना शुरू कर देती है। नूरजहां जब पहली बार प्रदीप को देखती है, प्रदीप उसको पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। हालांकि नूरजहां प्रदीप से उम्र में लगभग 4 या 5 साल बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी नूरजहां प्रदीप से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। नूरजहां इस वक्त का इंतजार करती है कि जैसे ही प्रदीप बालिग हो जाएगा, नूरजहां अपना धर्म परिवर्तन करके प्रदीप से शादी कर लेगी। दोनों के बीच में जब लव अफेयर शुरू हो जाता है, एक दिन प्रदीप नूरजहां से मुलाकात करता है और पुनीत के बारे में बताता है। कहता है कि मैं जब भी अपने यार दोस्तों के साथ बैठता हूँ, मेरे यार दोस्त मेरा काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए मैं पुनीत से बदला लेना चाहता हूँ। जैसे ही इस तरह की बातें नूरजहां से कहता है, नूरजहां भी एकदम से इस बात का समर्थन कर देती है और कहती है कि वाकई में तुमको पुनीत से बदला लेना चाहिए, क्योंकि पुनीत ने तुमसे दोस्ती करके तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन इस पर प्रदीप नूरजहां से कहता है कि इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जैसे ही मदद की बात कहता है, इस पर नूरजहां एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इस पर प्रदीप नूरजहां से कहता है कि मैं पुनीत को काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। पुनीत जब भी किसी लड़की को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसको अपने प्रेम जाल में फंसाओ और उसको मिलने के लिए बुलाओ। जैसे ही वो तुमसे मिलने के लिए आएगा, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। प्रदीप जैसे ही इस तरह की बातें नूरजहां से कहता है, नूरजहां भी प्रदीप के प्यार में इस प्रकार से पागल हो चुकी थी कि इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन प्रदीप जानता था कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। प्रदीप की उम्र भले ही 18 साल की है, लेकिन प्रदीप की दोस्ती अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ है। प्रदीप की अपने ही इलाके के रहने वाले राजू से अच्छी दोस्ती है। राजू, जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास। राजू भी प्रदीप से सिर्फ इसलिए दोस्ती करता है क्योंकि राजू भी अंजू से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन इससे पहले कि राजू अंजू से अपने प्यार का इजहार कर पाता, अंजू पुनीत के साथ फरार हो जाती है। इसीलिए राजू भी पुनीत से काफ़ी नफरत करने लगता है और पुनीत से बदला लेने की ठान चुका था। इधर जैसे ही 1.5 साल का समय गुजर जाता है, पुनीत को एक बेटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही घर में बच्चा पैदा होता है, पुनीत के प्यार का बुखार भी उतर जाता है और अक्सर दारू शराब पीकर अंजू के साथ मारपीट करने लगता है। जैसे ही एक दिन इस बात की जानकारी राजू को मालूम चलता है कि अंजू के साथ पुनीत मारपीट करता है, राजू से बर्दाश्त नहीं होता है। राजू सोचता है कि अगर पुनीत को इस दुनिया से हटा दिया तो शायद अंजू मेरी हो जाएगी। इधर जैसे ही एक दिन प्रदीप राजू से पुनीत से बदला लेने की बात कहता है, राजू भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन नूरजहां पुनीत के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। जैसे ही दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है, नूरजहां अपने प्यार के जाल में पुनीत को फंसा लेती है। पुनीत भी नूरजहां से मुलाकात करने के लिए बेकरार हो जाता है, लेकिन जैसे ही नूरजहां कहती है कि मैं सुहागपुर में रहती हूँ और अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो सुहागपुर आ जाओ। जैसे ही पुनीत सुहागपुर का नाम सुनता है, पुनीत को वहां जाने से काफ़ी डर लगने लगता है। पुनीत को लगता है कि अगर मैं सुहागपुर जाऊंगा तो कहीं मेरा साला प्रदीप न मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी नूरजहां पीछे नहीं हटती है और बार बार मिलने के लिए कहती है और आखिरकार एक दिन पुनीत नूरजहां से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर 25 जनवरी 2024 को नूरजहां प्रदीप के नंबर पर फ़ोन करती है और रेलवे पुलिया के पास शाम के लगभग 7 बजे के आसपास मिलने के लिए बुलाती है। इधर पुनीत भी नूरजहां से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और शाम के लगभग 7 बजे के आसपास रेलवे पुलिया के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही रेलवे पुलिया के पास पहुंचता है तो देखता है कि नूरजहां वहां पर नहीं थी, बल्कि उसका साला प्रदीप बैठा है। पुनीत जैसे ही प्रदीप को देखता है तो डर के मारे वहां से भाग जाता है और बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाता है और बस स्टैंड से ही नूरजहां के नंबर पर फ़ोन करता है। तो नूरजहां कहती है
कि मैं आज अपने घर से नहीं निकल सकती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू अभी घर पर ही हैं। इसीलिए हम दोबारा कभी मुलाकात कर लेंगे। पुनीत इसी बस स्टैंड पर बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी प्रदीप राजू के नंबर पर फ़ोन करता है। दरअसल राजू और पुनीत दोनों दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर दारू भी पी चुके हैं। राजू तुरंत ही पुनीत के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि आज दारू पीने का काफ़ी मूड बन रहा है, तुम कहाँ पर हो। इधर पुनीत का मूड भी काफ़ी बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था। इसी बस स्टैंड पर बैठकर काफ़ी सोच विचार कर रहा था और तुरंत ही राजू से कहता है कि मैं सुहाग पर हूँ, तुम इधर ही चले आओ और यहीं पर दोनों बैठकर दारू पीते हैं। इस पर राजू कहता है कि मैं अपने दोस्त लकी को वहाँ पर भेज रहा हूँ और तुम उसके साथ इसी सुहागपुर कृषि मंडी में आ जाओ और फिर हम रात भर बैठकर दारू पिएंगे। और फिर राजू अपने दोस्त लकी को पुनीत के पास भेज देता है। लकी पुनीत को लेकर इसी सुहागपुर कृषि मंडी में पहुंच जाता है। इधर राजू भी प्रदीप को लेकर कृषि मंडी में पहुंच जाता है। जैसे ही दोनों वहां पर पहुंचते हैं, पुनीत जब दोनों को देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी तीनों मिलकर पुनीत को पकड़ लेते हैं और उसके साथ काफ़ी बुरी तरीके से मारपीट करने लगते हैं। उसके बाद प्रदीप और लकी पुनीत का दोनों हाथ पैर पकड़ लेते हैं और राजू अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और पुनीत के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से पुनीत की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही पुनीत इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसकी डेड बॉडी को वहां से घसीट कर ले जाते हैं और बगल के सड़क किनारे नाली में फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद राजू पुनीत का मोबाइल और उसका बटुआ उसकी जेब से निकाल लेता है और उसके बाद तीनों वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। वाकई में प्रदीप जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस प्रदीप की निशानदेही पर राजू और उसके दोस्त लकी और प्रदीप की प्रेमिका नूरजहां, इन तीनों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।